Good morning, class 5th. Today I am going to continue with the chapter number 15, First War of Independence. Yesterday I have taught you about the historical background, what were the conditions जिसकी वजह से पार्ट जो था वो स्टार्ट हुआ था. एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियंस बाय ब्रिटिश, किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडियंस का मिसयूज करा, एक्सप्लॉइट करा, स्पॉइल करा. Then revolt of 1857, the immediate cause of the revolt, extent of the revolt कि किस तरह से revolt स्टार्ट तो हुआ और किस तरह वो आगे बढ़ा और expand हुआ, इसका expansion किस तरह से हुआ. Now today's topics are suppression of the revolt, causes of failure of the revolt, outcome of the revolt, nationalist movement 1885-1999, formation of national association. So I am going to start with the first topic, suppression of the revolt. Suppression means किसी भी चीज को बढ़ने से पहले खत्म कर देना, दबा देना कि वो वहीं पे खत्म हो जाए, वो स्टार्टिंग या एक पीक पर आ ही नहीं पाए, उससे पहले ही किसी चीज को खत्म कर देना, एक एंड पॉइंट तक ले आना, दैट इज नोन एज सप्रेशन. सो यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं रिवॉल्ट की. जो वार स्टार्ट हुआ था इंडिपेंडेंस के लिए, फ्रीडम के लिए, एक लड़ाई, एक कॉन्फ्लिक्ट जो स्टार्ट हुई थी, एक मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था, वो स्टार्ट तो हुआ था, लेकिन उस रिवॉल्ट को किस कंडीशंस में और किस तरह से सप्रेस करा गया था, या सप्रेशन उसका किस तरह से हुआ था, या उसे खत्म किस तरह से करा गया था. दिस इज द पॉइंट. The British suppressed the revolt, brutally evicted men, women and children ruthlessly and hanged the soldiers in public places. The Indian fighters did not have weapons and resources to manage the British. Many leaders of the revolt died fighting. The revolt was suppressed by the end of 1858. अब Britishers के थ्रू suppression हुआ था revolt का, तो वो बहुत ही brutally तरीके से हुआ था. Brutally means बहुत ही ज़्यादा एक बिल्कुल ह्यूमैनिटी जैसी कोई फीलिंग नहीं थी ब्रिटिशर्स में. किसी के लिए जैसे हम कहते हैं कि हम किसी के बुरे वक्त को देखकर अगर हमारा उस वक्त जो है वो कोई फीलिंग ना आ रहा है, फीलिंगलेस तरीके से जो है वो उन्होंने उस सप्रेशन एक्टिविटी को परफॉर्म करा था कि इतना ज़्यादा मिसबिहेव, इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन, इतना ज़्यादा स्पॉइल कर दिया था ह्यूमन बींग्स की लाइफ्स को. मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं समझा जा रहा था ब्रिटिशर्स के थ्रू, इतना ज़्यादा उन्होंने जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दिया था. कितने ही इस सप्रेशन में जो थे मैन, वुमेन्स और चिल्ड्रंस जो थे वो बहुत ही एक अनवांटेड तरीके से मारे गए थे. कि कुछ सोल्जर्स को जो था वो पब्लिक प्लेसेस पर ही हैंग कर दिया गया था, उनको पनिशमेंट दे दी गई थी, सेंटेंस टू डेथ. The Indian fighters did not have weapons and resources to meet the British. और फर्स्ट रीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या था कि इंडियन आर्मी जो थी या इंडियन लीडर्स जो थे, सोल्जर जो थे, वो ब्रिटिशर्स के साथ मैच नहीं कर पा रहे थे. ना ऐसे रिसोर्सेज थे, ना ऐसी पावर था, ना ऐसा ह्यूमन मैनेजमेंट था, ना ऐसी कोऑर्डिनेशन या बॉन्डिंग थी लोगों में कि ब्रिटिशर्स को फेस कर पाते या उनको मैच कर पाते. Many leaders of the revolt died fighting. और कुछ लीडर जो थे उनको फाइट करते करते ही उनकी जान जो थी वो चली गई थी. और इसी तरह से जो सप्रेशन था, ये सप्रेस था, ये उसे खत्म कर दिया गया था by the end of 1858. Then causes of the failure of the revolt. अब किसी भी रिवॉल्ट का जो कॉज होता है उसे फेल करने के लिए या उसे ऊंचा करने के लिए, अपलिफ्ट करने के लिए, तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, फेलियर. मतलब उसमें जो ड्रॉबैक्स आए, कमियां आई, वो किस वजह से आई, हम ये देखते हैं. The Britishers are more powerful than the Indians and suppressed the revolt very brutally. अब ब्रिटिशर जो थे बहुत ज़्यादा कनिंग थे, बहुत ज़्यादा माइंड जो था उनका शार्प था, बहुत ज़्यादा जो थे स्मार्ट थे. लेकिन इंडियंस में क्या क्या था, रिसोर्सेज की कमी थी, मैन पावर की कमी थी, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स नहीं थे, और इस तरह की स्ट्रेटजी या प्लानिंग की जो थी वो कमी थी. आपस में लोग ही जो थे वो उस वक्त लड़ रहे थे. उस वक्त अपनी सीट जो थी एक प्रिंसेस या एम्परर्स की जो थी वो बहुत ज़्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट थी, और कुछ प्रिंसेस या एम्परर्स ऐसे थे ब्रिटिशर्स का ही सपोर्ट कर रहे थे, ना कि इंडियंस का. तो इस तरह से जो था एक डिसऑर्गेनाइज्ड और बिल्कुल मतलब मैनेजमेंट जो था अनबैलेंस था. इस तरह से जो थी वो ये ड्रॉबैक्स जब क्रिएट हुए तो फाइनली वो रिजल्ट किसमें हुआ, फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट. The next is outcome of the revolt. रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ, सप्रेस भी हुआ, फेलियर भी हुआ उसमें, देन फिर फाइनली उसका आउटकम जो था वो आउटपुट जो था वो क्या था, ये देखते हैं.
After a fierce battle, the British captured Delhi. Thousands of Indians were killed and many more were hanged. A large number of villages were burned. The revolt brought many changes to administrations also. अब जब दिल्ली को कैप्चर कर लिया गया था, मीन्स कब्जा कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू, तो उस कॉन्फ्लिक्ट में या उस इंसिडेंट में बहुत कई सारे जो लोगों की जान जो थी वो चली गई थी, कुछ लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। A large number of villages were burned. कुछ जगहें जो थी, गाँव जो थे, विलेजेस पूरी तरह से बर्न हो चुके थे, जल चुके थे। और इस तरह से जो एक चेंज आया था एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में भी, वो बहुत बड़े लेवल पर आया था। The British government dissolved the East India Company and took the charge directly. अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप हुई थी इन ईयर 1600, वो भी पूरी तरह से खत्म हो गई थी, डिसॉल्व हो गई थी, और ब्रिटिशर्स ने जो था चार्ज पूरी तरह से अपने अंदर कंट्रोल कर लिया था। क्वीन विक्टोरिया वाज डिक्लेयर्ड एम्प्रेस ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल वाज अपॉइंटेड टू रूल इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द क्वीन। फिर क्वीन विक्टोरिया जो थी इंडिया की एम्प्रेस जो थी वो अपॉइंट करी गई थी, और गवर्नर जनरल जो थे वो अपॉइंट करे गए थे कि वो इंडिया पर रूल करेंगे ऑन द बिहाफ ऑफ क्वीन विक्टोरिया। दो द रिवॉल्ट फेल्ड, इट मार्क्ड अ न्यू चैप्टर इन इंडियन हिस्ट्री। इस तरह से वो रिवॉल्ट जो था वो फेल हुआ, और एक न्यू बिगनिंग या स्टार्टिंग जो हुई थी इंडियन हिस्ट्री में, वो उसी इंसिडेंट से हुई थी। The Indians were inspired by the bravery of the people who fought in the revolt. They were now ready to fight for the freedom of their country. अब जब पूरा इंसिडेंट हो चुका था, उसके बाद जो लोगों ने जिस तरह से अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिया था, अपनी जान तक दे दी थी इस रिवॉल्ट में, तो उनकी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन या तारीफ जो हुई थी वो हुई थी, लोग इंस्पायर हुए थे ऐसे लोगों से। और अब लोग जो थे फाइनली डिसाइड कर चुके थे कि अब हमें यूनाइट होना है और ब्रिटिशर्स को जो है अपने इंडिया से फाइनली आउट करना है। Now next is nationalist movement. Year is 1885 to 1999. After the revolt of 1857 was suppressed, a need was felt for the unity of the Indians. Indians realized that British wanted to keep India poor and backward, as then it would be easier to exploit it. As a result, the spirit of nationalism spread. अब क्या था, जब 1857 रिवॉल्ट सप्रेस कर दिया गया था, सप्रेशन हो चुका था रिवॉल्ट का, फिर एक फीलिंग क्रिएट हुई इंडियंस में कि अब हमें फाइनली जो एक ज़रूरत हुई, एक नीड हुई कि आपस में हमें यूनिटी की कितनी ज़्यादा, एक बॉन्डिंग की, एक बैलेंस की कितनी ज़रूरत है। नहीं तो ये इंडियंस का टारगेट ही, ब्रिटिशर्स का टारगेट ही यही है कि हम इंडियंस पर हमेशा जो है अपनी सुपरमेसी पावर बनाए रखें और इंडियंस को जो है वो अपना सर्वेंट बनाना चाहते थे, लेकिन हमें इस फीलिंग को अब खत्म करना है एंड फाइनली वी हैव टू यूनाइट। तो इस स्प्रिट के साथ एक नेशनलिज्म फीलिंग जब स्प्रेड हुई, तो फाइनली नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुए, जिनका मेन टारगेट था दैट वी वांट फ्रीडम एंड वी वांट आवर ओन आइडेंटिटी एट एनी कॉस्ट। And meaning of nationalism, by nationalism means being love and loyalty for one's country. Spirit of nationalism और meaning of nationalism is कि अपनी कंट्री के लिए आपके अंदर कितना ज़्यादा honesty, loyalty और love है, that is known as nationalism. The chief cause of growth of nationalism was that the British discriminated against the Indians. They taxed the Indian goods so heavily that they could not be sold. The means of transport and communication helped people to come into contact with each other since the British needed Indians to work for them. They imparted English education which helped them gain new ideas. अब चीफ कॉज जो था, रीज़न जो था नेशनलिज्म स्पिरिट क्रिएट होने का या हैपन होने का, वो ये था कि उस वक्त ब्रिटिशर्स का जो डिस्टर्ब करना था वो ज़्यादा बढ़ चुका था, बहुत ज़्यादा जो था एक पीक पर आ गया था उनका डिस्टर्बेंस। इंडियन गुड्स जो थे वो टैक्स बहुत हाईली टैक्स करे जा रहे थे, ब्रिटिशर्स के थ्रू जो स्पॉइल करना था, अनवांटेड एक्टिविटीज़ थी, एक्सप्लॉयटेशन था, वो बढ़ गया था, और यही सारी चीज़ों ने मिलकर जो इंडियंस में फीलिंग क्रिएट करी वो थी नेशनलिज्म फीलिंग, जो कि रिजल्ट जिसका हुआ कि फाइनली नेशनलिस्ट मूवमेंट जो थे वो स्टार्ट कर दिए गए विद द एम ऑफ अचीविंग फ्रीडम। Some newspapers published during this period also played an important role in the rise of nationalism. Some of these were Indian Mirror, Hindu, Kesari and Tribune. अब इस वक्त कुछ न्यूज़पेपर जो थे, कुछ इस तरह से जो स्लोगन्स थे लोगों के, स्कॉलर्स के, वो भी लोगों में एक बहुत ही ज़्यादा जो था एक नेशनलिज्म फीलिंग या स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म क्रिएट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। उस वक्त जो थे कुछ न्यूज़पेपर पब्लिश हुए थे जिनके नेम्स थे इंडियन मिरर, हिंदू, केसरी एंड ट्रिब्यून। कुछ राइटर्स और पोएट्स थे, उन्होंने भी पूरी तरह से जो था नेशनल मूवमेंट्स को सपोर्ट करा, अपना फेवर करा, और
राइटर्स और पोएट्स थे वो थे बंकिम चंद्र चटर्जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रविंद्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्यम भारती एक्सेट्रा आल्सो लाइट द फायर ऑफ नेशन इन द हार्ट ऑफ इंडिया। और इन्होंने अपनी राइटिंग्स के थ्रू, अपने स्लोगन्स के थ्रू, अपनी स्क्रिप्ट्स के थ्रू जो थी एक लाइट जो थी इंडियन हार्ट्स में वो जो थी वो पूरी तरह से उन्होंने लाइट अप कर दी थी कि फाइनली वी वांट फ्रीडम। Some educated Indians realized that Indian society had to be rid of social evils such as sati pratha, caste system, child marriage, female infanticide, and illiteracy. Many social reform associations or organizations are founded. अब इस लिंक में जो था फाइनली वो पीरियड भी आया जब कुछ एजुकेटेड इंडियंस ने फाइनली ये डिसाइड करा कि अब हमें सोसाइटी को जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस ने बांध रखा है उनसे बाहर निकालना है। वी हैव टू गेट रिड ऑफ दैट कस्टम एंड ट्रेडिशंस दैट बिकम हर्डल इन अवर डेवलपमेंट। जो हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में हर्डल, एक रुकावट बन रहे हैं। हमें उस तरह की जो प्रथाएं हैं या उस तरह की जो कस्टम्स और ट्रेडिशंस चल रहे हैं हमें उनको हटाना है, खत्म करना है। तो एक ये भी जो था एक बहुत अच्छा पीरियड जो था इंडियन हिस्ट्री में आया। और इसमें मेन इंपॉर्टेंट जो नेम आता है वो आता है सबसे फर्स्ट राजाराम मोहन रॉय का, जिन्होंने जिस तरह से सोसाइटी को इन कस्टम्स ट्रेडिशन से बाहर निकलवाया, जैसे सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड इन्फेंटिसाइड एंड इलिटरेसी। बहुत सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जो थे वो बनाए गए थे जिसमें जो रिफॉर्मर्स थे मीन जो सोसाइटी में चेंज लेकर आए थे। दैट वाज राजाराम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सर सैयद अहमद खान, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, नारायण गुरु, देवेंद्रनाथ टैगोर एंड स्वामी विवेकानंद स्टार्टेड मूवमेंट्स टू रिफॉर्म सोसाइटी एंड प्रमोट एजुकेशन। इन लोगों ने मिलकर जो था सोसाइटी को एक अलग ही फॉर्म में जो था बना दिया था, एक अलग ही फ्रेम में उनको लाकर फिट कर दिया था कि सोसाइटी जो थी अब इस तरह की एक पुराने एक सोच से, कस्टम ट्रेडिशन से जो थी बाहर आने लगी थी। Traders and businessmen opened modern mills and factories which employed a large number of people who worked together, lived closely and acted the same country. All these things get rid of them of social evil of caste system and filled them with a feeling of nationalism. Traders और businessmen जो थे, business persons, उन्होंने अपना जो काम था वो एक हाई लेवल पर, एक लार्ज स्केल लेवल पर स्टार्ट करा जहाँ पे कई सारे लोगों को जो था एम्प्लॉयमेंट मिला। इस तरह से उनकी वर्किंग कंडीशंस, लाइफ स्टाइल्स और फाइनेंशियल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशन जो थी वो इम्प्रूव और डेवलप होती गई थी। लोग ब्रेक जब होता था एक साथ आकर लंच करते थे, एक ही जगह पर जो था वो डिस्कशन होता था। इस तरह से सोसाइटी जो थी वो अपलिफ्टमेंट की तरफ या डेवलपमेंट की तरफ या इम्प्रूवमेंट की तरफ जो थी वो चली गई थी। और फाइनली फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म जो था वो हर एक इंडियन के अंदर जो था क्रिएट हो गया था, हैपन हो गया था। The next is formation of national associations. Formation of national associations here means national means something related with the nation. Associations with the meaning is group or organizations. In the mid 19th century, some national associations demanded participation in the British government, some rights for the Indians, but these national demands were regional. So a need was felt for an all-India organization which would raise the voice of all Indians on a common platform. Therefore, Indian National Association, headed by Surendranath Banerjee, was founded which opposed various unjust laws imposed by the British. However, it was soon dissolved as many of its leaders joined the Indian National Congress. अब सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे वही थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन जिन्होंने फॉर्मेशन करा था किसका, नेशनल एसोसिएशंस का। पहले क्या था कि अपने रीजन्स की प्रॉब्लम आप खुद सॉल्व कर लें, इस तरह के पॉलिसीज पर जो की वर्किंग होती थी। लेकिन फाइनली सुरेंद्रनाथ बनर्जी को एक नीड लगी कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा हमें कॉमन जंक्शन, एक ऐसी कॉमन प्लेस बनाना है जहाँ पे हम सारे इंडियंस की प्रॉब्लम जो है एक ही जगह रखकर उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का इनजस्टिस नहीं हो पाए, जहाँ पे किसी भी तरह का अनवांटेड लॉ या अनजस्ट किसी के साथ नहीं हो पाए। तो इसी फील्ड में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने फॉर्म करा नेशनल एसोसिएशन। Now next is foundation of Indian National Congress. The British too wanted an Indian organization through which they could weaken the national spirit. So Indian National Congress (INC) was formed in 1885. A.O. Hume, a retired civil servant, was its founder. फिर क्या था? नेशनल एसोसिएशंस के बाद बना फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो के फाउंडर थे उसके एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, the name was A.O. Hume. It tried to educate people politically and to persuade the British government to introduce reforms. Most important leaders were Dadabhai Naoroji, Surendra
सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एस सुब्रमण्य अय्यर, गोपाल कृष्ण गोखले एंड एम.जी. रानडे। और इस जो नेशनल कांग्रेस थी, इसका मेन यूथ का मेन टारगेट क्या था कि लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करना। कोई भी गवर्नमेंट हो, वेदर द ब्रिटिश गवर्नमेंट और द इंडियन गवर्नमेंट, किसी भी तरह से लोगों के साथ मिसबिहेव या अनवांटेड मिसबिहेवियर नहीं होनी चाहिए। लोगों को इतना ओपन माइंडेड, इतना एजुकेटेड करना है हमें कि अपना जो है वो अपने लिए खुद स्टैंड ले सके, अपनी वॉइस जो है खुद रेस कर सके। और इस फील्ड में उनका हेल्प करी, उनका फेवर सपोर्ट करा दादा भाई नारोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एस सुब्रमण्य अय्यर, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रानडे। इस तरह से जो फॉर्मेशन प्रोसेस था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो हुआ। Now next is moderate phase. In the beginning, the Congress stood the line of the British and used to petition the government about the problems of the Indians in a precise manner. This phase is called the moderate phase. Some moderate leaders were W.C. Banerjee, Dadabhai Naoroji, Surendranath Banerjee, Gopal Krishna Gokhale, Subramania Iyer, and Badruddin Tayyab ji. These leaders strongly believed in being courteous and petitions, memorandums. However, the British did not feel threatened by them and did not bother them. फिर आया इंडियन हिस्ट्री में मॉडरेट फेज। मॉडरेट मींस वो लोग जो फ्रीडम तो चाहते थे, रिफॉर्म चाहते थे, लेकिन किसी भी तरह का अनवांटेड एक्शंस लिए बिना। तो इस फील्ड में कौन सामने आए लीडर्स? W.C. बनर्जी, दादाभाई नारोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, बदरुद्दीन तैयब जी। इन लोगों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव था कि हम एक रिक्वेस्ट के थ्रू, एक हम्बल पिटीशन और रिक्वेस्ट के थ्रू अगर अपना फ्रीडम गेन कर सकते हैं तो इससे बेस्ट जो है वो कुछ भी नहीं हो सकता। इस तरीके से इसे फॉलो करके जो है हम कई तरह के डिफिकल्ट पीरियड्स फेस करने से बच जाएंगे एंड हो सकता है फाइनली हमें हमारी एटीट्यूड को, एक सॉफ्ट एटीट्यूड को देखते हुए फ्रीडम जो है वो मिल जाए। Now next is extremist phase, opposite of moderate. Now was the need for a strong action which laid the foundation for the rise of extremism. Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal, Lala Rajput Rai and Aurobindo Ghosh were its pallbearers. They firmly believed that the government could not be moved through polite petitions. अब क्या था, जो लोगों ने ग्रुप बनाया था कि हम पोलाइट एक्शंस के थ्रू फ्रीडम गेन कर सकते हैं, फाइनली वो नहीं हुआ था सक्सेसफुल। फिर फेस आया इंडियन हिस्ट्री में एक एक्सट्रीमिस्ट फेज आया, जहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय एंड औरबिंदो घोष। इन्होंने क्या जरूरत इनको लगी, इन्होंने फील करा कि हमें स्ट्रॉन्ग एक्शंस की जरूरत है, हम्बल रिक्वेस्ट और पिटीशंस के थ्रू या कर्टियस बिहेवियर के थ्रू जो है हम फ्रीडम गेन नहीं कर सकते। समथिंग एक्स्ट्रा हैज टू बी डन टू कंपेल द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म्स। अब हमें कुछ एक्स्ट्रा करना है जिस वजह से गवर्नमेंट जो है हमें रिफॉर्म करने के लिए, सोसाइटी में फ्रीडम देने के लिए जो है वो एग्री हो जाए। The extremists had great faith in the self-respect of Indians and believed in direct action. They resorted to hartals, rallies, processions, making स्वदेशी एंड बाइकॉट। फिर उन्होंने अपनी तरफ से जो थी वो पॉलिसीज स्टार्ट करी, बाइकॉट, रैलीज, हड़ताल, और इस तरह से जो है वो उन्होंने फ्रीडम गेन करने के लिए अपना एक अलग ही पैथ बना लिया था। Now next is division of Bengal. Slowly, Congress gained the support and faith of the people. The British felt threatened by the rise wave of nationalism and adopted the policy of divide and rule. अब फाइनली जो था कांग्रेस एक सक्सेसफुल पाथ की तरफ चल गया था। लोगों में उनका जो भरोसा है, फेथ जो था वो पूरी तरह से क्रिएट और हैपन हो गया था। और ब्रिटिशर्स को जब इस बारे में पता चला तो फाइनली वो बहुत ज़्यादा ठहर हो चुके थे, डर गए थे कि अगर यहाँ पे यूनिटी जो है वो आ गई तो हम लोग जो है वो आउट हो जाएंगे। तो इस वजह से उन्होंने एक न्यू पॉलिसी फॉलो करी, दैट वाज द डिवाइड एंड रूल। द ब्रिटिश डिवाइडेड द स्टेट ऑफ बंगाल इनटू ईस्ट एंड द वेस्ट इन 1905। बंगाल को जो था दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, ईस्ट एंड वेस्ट, इन द ईयर 1905, जहाँ पे एक मेजॉरिटी थी हिंदूज की एंड एक मेजॉरिटी थी मुस्लिम्स की। But the real reason was the partition on religious basis, as East Bengal was a Muslim majority area while West Bengal was a Hindu majority area. अब मेन उनका जो टारगेट था वो मुस्लिम रिलीजन बेसिस पर उनको डिवीजन करना था। उन्होंने एक पार्ट बना दिया था हिंदू रिलीजन के लिए और एक बना दिया था मुस्लिम्स मेजॉरिटी के लिए, और फिर चाहते थे कि आपस में जो है मुस्लिम्स नॉन मुस्लिम्स में जो है डिस्पैरिटीज और इश्यूज क्रिएट हो जिसका एडवांटेज हमें मिले, और फिर हम करें अपनी पॉलिसी स्टार्ट, दैट इज डिवाइड एंड रूल। पहले अलग करेंगे और फिर रूल करेंगे। इससे क्या हुआ, यूनिटी जो होगी वो स्प्लिट होगी, ब्रेक होगी, और फाइनली जो है एडवांटेज हमें ही मिलेगा। But the people saw through this character protest against it, both extremists and moderate leaders were vocal. The meeting and demonstration
और फाइनली जो था लोगों ने इस बात का बहुत ज़्यादा अपोज हुए, अगेंस्ट रहे, और एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट लीडर जो थे वो फाइनली मिल गए थे, और फिर एक मास मूवमेंट स्टार्ट हुआ, मीन्स एक हाई लेवल पर मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसमें ह्यूमन बींग्स ने पूरी तरह से अपना सपोर्ट और कॉन्ट्रीब्यूशन जो था वो दिया। The next is the Swadeshi and boycott movements. The extremists encourage people to protest against this division. They observed strikes and held meetings and demonstration and marched to the streets singing Vande Mataram. अब क्या था, एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो जाते हैं एक्स्ट्रा कुछ करें हम जिससे हमें फ्रीडम जल्दी से मिले और गवर्नमेंट हमारी बात पर एग्री हो जाए, तो उन्होंने सबसे पहले क्या करा इसमें बाइकआउट मूवमेंट स्टार्ट करे, जो भी गुड्स आते थे बाहर से वो उन्होंने यूज करना बंद करे, स्वदेशी मूवमेंट जो था वो स्टार्ट हुआ, और ये जो था पूरी तरह से मूवमेंट ऑल अदर पार्ट्स जो था वो स्प्रेड हो चुका था। द ब्रिटिश स्टार्ट टू सप्रेस द मूवमेंट विद ब्रूचुअल beatings, shootings and imprisonment but failed. At last, British revoked the partition of Bengal and was reunited in 1911. रिवॉल्ट ऑफ 1857 को सप्रेस करने की तरह ही इस रिवॉल्ट को भी पूरी तरह से मूवमेंट को सप्रेस करने की कोशिश करी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, ब्रिटिशर्स के थ्रू, लेकिन फाइनली जो थे वो अनसक्सेसफुल हुए अपनी इस पॉलिसी में, और पार्टीशन जो था बंगाल का वो फिर से रुका और फिर वो रीयूनाइट हुआ इन द ईयर 1911. Then the revolutionaries, many young people were not satisfied with the way Congress was dealing with the British. The revolutionaries who wanted to resist the British by force. Some such names were Ajit Singh, Ashwini Kumar Dutt, Khudiram Bose, etc. अब क्या है revolutionaries? Revolutionaries क्या होते हैं? People who thought that the British could be removed by force. वो लोग revolutionaries कह सकते हैं उन्हें, जो सोचते हैं वो जिनकी थिंकिंग ये थी, जो इस बात को मानते थे कि ब्रिटिशर जो है पिटीशन या हम्बल रिक्वेस्ट या कर्टियस बिहेवियर से बाहर नहीं जाएंगे जब तक कि इनके लिए कोई हम स्ट्रिक्ट एक्शंस नहीं लेंगे। फिर एक फेज ये भी आया जहाँ पे रेवोल्यूशनरीज जो थे वो हर तरफ से सामने आए, एंड फाइनली जो एक मास मूवमेंट या हाई लेवल मूवमेंट जो था, एक वॉलंटियर मूवमेंट जो था वो स्टार्ट हुआ। But the British government became aware of their plans. Many of them were arrested and hanged. ब्रिटिशर जो थे बहुत ही ज़्यादा उस वक्त भी शार्प माइंडेड रहे, कनिंग थे, और उन्होंने फिर भी ये रेवोल्यूशनरीज को रोकने की कोशिश करी, और कुछ को अरेस्ट कर लिया गया और कुछ को हैंग कर लिया गया। The last is First World War. The First World War broke out in 1914, with which India had nothing to do. But the British sent a large number of Indian soldiers to the war. The Indian leaders decided to kill the British as they thought that India would be given freedom once the war was over. But this did not happen. The government had strict laws and enforced it harshly. By this time, Mohandas Karamchand Gandhi had returned to India and took the reins of this struggle for freedom in his hand. This finally broke out हुआ First World War in the year 1914, जिसमें गवर्नमेंट जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर जो थे वो भेजे वॉर के लिए, और इंडियन जो थे उस वक्त इतने ज़्यादा जो था अपना पावर नहीं दिखा पाए थे। गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट लॉज बना दिए थे और हार्शली ट्रीट कर रहे थे, और फाइनली वो टाइम आया जब गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जो थे इंडिया रिटर्न हुए थे, और फिर उन्होंने पूरी तरह से ये चार्ज अपने हाथ में ले लिया था कि फाइनली अब हमें डू और डाई वाली जो सिचुएशन या कंडीशन थी वो आ गई थी। फाइनली वी विल डेफिनेटली गेट फ्रीडम। So this is the overall description of the chapter First War of Independence। किस तरह से वार जो था वो स्टार्ट हुआ, किस तरह से नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुए, कौन कौन लीडर्स सामने आए, और फाइनली गांधी जी की एंट्री किस तरह से हुई और किस इंटेंशन के साथ हुई। Now here I am going to finish this topic.